तो बच्चों, हमने अभी किलेबंदी के बारे में जाना कि किस तरह विजयनगर में किलाबंदी की गई थी। 7 किलेबंदी किस तरह से विजयनगर को सुरक्षित रखती थी। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले चित्र देख लीजिए। ये चित्र है गोपुरम का। आपको मैंने बताया था कि गोपुरम क्या होते थे। ये बड़े बड़े द्वार होते थे मंदिरों के अंदर। मंदिर इतना ऊंचा नहीं होता था, लेकिन ये गोपुरम इतने ऊंचे बने होते थे कि दूर से ही मंदिर के होने का पता चल जाता था। और इसके ऊपर बहुत सुंदर डिज़ाइन बने होते थे। तो ये आप देख लीजिए, गोपुरम दिखाया गया है। अगर ये चित्र आता है तो आप बता देंगे कि ये क्या है, गोपुरम है। आपको पता है 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको चित्र को पहचानना होता है। अच्छा, शहरी केंद्र। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है शहरी केंद्र। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चलें तो सामान्य लोगों के आवासों की अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों, जिनमें शहरी केंद्र का उत्तरी पूर्वी कोना भी शामिल है, में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है और उनका सुझाव है कि हो सकता है इन स्थानों पर अमीर व्यापारी रहते हों। देखिए, शहरी केंद्र जहाँ पे शहर बसा हुआ था, तो सामान्य लोगों के जो मकान हैं उनके बहुत ही कम साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है? जो उत्तरी पूर्वी कोना है वहाँ पे कुछ परिष्कृत चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उससे लगता है कि यहाँ पे अमीर व्यापारी रहते होंगे। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। ठीक है, यहाँ मुस्लिम भी रहते थे। यहाँ स्थित मकबरों और मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं। फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता है। जो हम्पी में मंदिर मिले हैं और जो यहाँ पे मस्जिद मिली है, मकबरे मिले हैं, सबका स्थापत्य एक सा है। अब मकबरे और मस्जिदों के मिलने से पता चलता है कि यहाँ पे मुस्लिम मोहल्ला भी रहा होगा। और सबका स्थापत्य एक सा है क्योंकि इंडो इस्लामिक शैली जो है वो यहाँ आ गई थी। सबका मिला जुला मिश्रण था यहाँ की स्थापत्य, मतलब आर्किटेक्चर में। सामान्य लोगों के आवासों, जो अब अस्तित्व में नहीं हैं, का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा इस प्रकार वर्णन करता है। जो यहाँ पे किस तरह के आवास थे, कैसे लोग रहते थे, इसके बारे में किसने बताया है? पुर्तगाली यात्री बरबोसा जो इस टाइम पे आया था, उसने क्या लिखा है? लोगों के आवास छप्पर के हैं। ठीक है, जो घर बने हुए थे वो किसके बने हुए थे? छप्पर के। फिर भी सुदृढ़ हैं, पक्के हैं, ये नहीं कि वो जरा सी हवा से उड़ जाएं। और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। और गलियों में बने हुए हैं, जैसा जैसा व्यवसाय है उसी के आधार पर बने। जैसे एक से व्यवसाय के लोग जो हैं एक साथ एक ही गली में रह रहे हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे। ये जो शहरी इलाका था, बहुत सारे यहाँ पे पूजा स्थल भी थे, छोटे छोटे मंदिर भी थे, जो विविध प्रकार के संप्रदायों, जो संभवतः विभिन्न समुदायों के द्वारा संरक्षित थे, के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, और ये सारे जो थे अलग अलग संप्रदायों के लिए बने हुए थे, जो अलग अलग संप्रदाय जो है इनको संरक्षित करते थे। सर्वेक्षणों से ये भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगरवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। अभी तो पहले हमने पढ़ा था तुंगभद्रा नदी, उससे बने हुए जलाशय थे, हिरिया नहर थी, कमलपुरम जलाशय था, धाराएं थी उसकी। ये सब जो है लोगों के पानी की पूर्ति करते थे, पानी की आवश्यकताओं की। लेकिन इसके अलावा जो थे यहाँ पे कुएं भी थे, बरसात के पानी वाले जलाशय भी थे और मंदिरों के जलाशय भी थे, जो कि नगरवासियों के पानी का स्रोत थे। अब यहाँ पे साथ में हम ये चित्र भी साथ साथ देखते जाते हैं। ये क्या है? उत्खनित पटरी का पार्ट है, जो खुदाई हुई है वहाँ पटरी का पार्ट जो मिला है। ये चीनी मिट्टी के जो है बर्तन मिले वहाँ पे, जिससे पता चला था कि यहाँ पे कुछ अमीर लोग रहते होंगे। और ये देखिए, ये क्या है? ये एक मस्जिद है जो विजयनगर की है। ठीक है, जो वहाँ पे मिली है। अब आ जाते हैं राजकीय केंद्र, जो आपने मैप में देखा था, जिसको शाही केंद्र भी कहा गया था।
ठीक है ना, उसमें शाही केंद्र लिखा है। मैप में जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला जो था पीछे, यहाँ देखिए, ये शाही केंद्र दिखाया था ना मैंने, कहाँ पे, ये नीचे की तरफ देखिए। तो अब हम इसके यहाँ आ जाते हैं कि राजकीय केंद्र में क्या था। नाम से ही पता चल रहा है, राजकीय केंद्र जहाँ पे राजा रहता है ना। अब वो कैसा था राजकीय केंद्र? राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। अभी मैंने आपको लोकेशन दिखाई, नीचे की तरफ मतलब दक्षिण, और इस तरफ आपके उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम भाग में था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। कितने? से अपने संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने की कोशिश करते थे कि लोग उनकी बात को माने ज़्यादा से ज़्यादा। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। 30 महल हैं और 60 से भी ज़्यादा मंदिर हैं शासकीय केंद्र, राजकीय केंद्र में। ठीक है, ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं, अब महल हैं तो बड़े ही होंगे ना, काफ़ी बड़ी संरचनाएं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होती थी। ठीक है, ये इसमें अनुष्ठानिक कार्य नहीं होते थे। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच यह अंतर था कि मंदिर पूरी तरह राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। मंदिर और उसके बीच में क्या अंतर था? मंदिर जो है राजगिरी से बने हुए थे, जबकि बाकी भवन जो थे वो और विकारी वस्तुओं से, अलग तरह की वस्तुओं से बने हुए थे। अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे दो तरह के संरचनाएं थी। एक होती है सभा मंडप और दूसरी है महानवमी डिब्बा। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। महानवमी डिब्बा जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम ये पैराग्राफ भी देख लेते हैं। विजय का एक भवन, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा, जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है, के विषय में ये लिखता है, इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक दो मंच हैं। सुंदरता से चित्रित ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से कमरा बनवाया है, जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है, और अन्य में बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है, जिस पर राजा का सिंहासन खड़ा हुआ है। ये किसके बारे में बता रहा है? पेश। सबसे पहले तो ये लिखा किसने है? ये पेश ने लिखा है। ठीक है, और विजय का भवन किसे कहा गया है? ये सभा मंडप और महानवमी डिब्बा दोनों को मिला के उसने विजय का भवन कहा है। और इन संरचनाओं में उसने दो मंच बताए हैं। ऊपरी मंच पर जो है वो राजा ने कपड़े से अपना कमरा बना रखा है, और उसके बीच में उसका एक चबूतरे पे सिंहासन भी रखा है। अब आ जाइए, हम 4.1 महानवमी डिब्बा पे आ जाते हैं। इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उसके कार्यों के आधार पर किया गया है। राजा का भवन नामक संरचना अंत्य क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। इसके सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा गया है। एक ये बहुत विशिष्ट संरचना मिली है, जिसको क्या कहा गया है? इसके आकार और इसके कार्य के आधार पे इसको नाम दिया गया है राजा का भवन। लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि राजा इसमें सच में रहता था, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है। ठीक है, इसके दो प्रभावशाली मंच थे, एक तो था सभा मंडप और दूसरा था महानवमी डिब्बा। पूरा क्षेत्र दोहरी दीवारों से घिरा है। ये पूरा क्षेत्र जो था
शाही केंद्र एक इससे दो दोहरी दीवारों से घिरा था और इसके बीच में एक गली है। सभा मंडप क्या है? एक ऊंचा मंच है जिसमें पास पास निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इनसे दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। देखो, दो मंजिला है, नीचे वाले जो है लकड़ी का बने हुए उस पर स्तंभ लगे हुए हैं, बहुत सारे बिल्कुल पास पास लगे हैं। तो ये समझ नहीं आता कि नीचे लोग कैसे घुसते होंगे, क्या करते होंगे जब इतने सारे स्तंभ ही स्तंभ है नीचे वाले फ्लोर पे। और ऊपर जाने के लिए क्या बनी हुई थी? सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो इन स्तंभों पर टिकी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा और इसलिए स्पष्ट नहीं है कि मंडप किस प्रकार प्रयोग किया जाता होगा। मैंने बताया था जैसे मंडप जो है, मंडप का मतलब जैसे हमने शादी में मंडप होते हैं ना, उसी तरीके से ये मंडप था। उसी के हिसाब से हम आजकल भी इसे मंडप कह देते हैं। इसमें जैसे उसमें पिलर्स लगे होते हैं, इसमें भी पिलर थे, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर पे इसके पिलर थे जो वो बहुत सारे थे और उसके ऊपर दूसरा फ्लोर बना हुआ था जिस पे सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता था। पिलर्स किस चीज़ के बने हुए थे? लकड़ी के थे, लेकिन वो इतने पास पास थे कि समझ नहीं आता कि जो नीचे वाला मंच था उस पर क्या होता होगा, किस तरीके से वहाँ तक पहुँचते होंगे, किस इस्तेमाल में लाया जाता होगा। अगर बताओ, खंभे ही खंभे तो लोग भी नहीं बैठ सकते और कुछ काम भी नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं महानवमी डिब्बा पे। महानवमी डिब्बा जो एक विशालकाय मंच है जो 11,000 फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। अब महानवमी डिब्बा पे आपका नोट आ जाता है, तो आपने इसको पॉइंट वाइज लिखना है। महानवमी डिब्बा नंबर 1 एक विशालकाय मंच है। नंबर 2 जो लगभग 1,000 फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ठीक है, देखिए कितना बड़ा, 1,000 फीट और 40 फीट का मतलब कितना हो गया? हमारी जो ऊंचाई होती है लेडीज़ की अधिकतर 5 फीट होती है, मतलब 8 लेडीज़ एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं तब जाके जितनी ऊंचाई होगी उतना ऊंचा था, लगभग 40 फीट। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से पटा हुआ था। ये देखो, इसमें दिखाया भी है महानवमी डिब्बा ये किस तरह से उत्कीर्ण हुआ था, जो इसका आधार था। अब यहाँ पे क्या होता होगा? इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार, जिसे दशहरा, दुर्गा पूजा या नवरात्रि या महानवमी के नाम से जाना जाता है, के महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। देखिए यहाँ पे क्या होता था, आजकल भी जैसे होता है ना, अक्टूबर में दशहरा होता है, सितंबर अक्टूबर में, तो उस टाइम पे वहाँ पे कुछ प्रायोजन किए जाते थे, कुछ फंक्शन टाइप का होता था, चाहे उसको दशहरा कह दो चाहे नवमी दुर्गा पूजा। तो इसी के हिसाब से इसका नाम जो है महानवमी डिब्बा रखा गया है। इस अवसर पर क्या होता था, जब ये किस फंक्शन में क्या होता था, इस अवसर पर विजय नगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। जो शासक थे वो अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। जैसे यहाँ पे 26 जनवरी में होता है, सब अपना फौज वगैरह सब कुछ अपने ताकत दिखाते हैं। इस अवसर पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा, भैंस और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। और क्या होता था यहाँ पे? अनुष्ठान होते थे, जैसे धर्म में होने वाले मूर्ति पूजा होती थी, अश्व की पूजा होती थी, बलि दी जाती थी, नृत्य होते थे, कुश्ती होती थी, प्रतिस्पर्धा होती थी, साज लगे घोड़ों, हाथी और रथों पर और सैनिकों की शोभा यात्रा ये सब निकलती थी। साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पे इस टाइम पे राजा को जो थे नायक और भेंट देते थे, राजा को और उसके अतिथियों को। इस अवसर के मुख्य आकर्षण थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। लास्ट डे पे क्या होता था इस फंक्शन में? राजा अपने नायकों की सेना का निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे।
ये कौन से नायक हैं? अमर नायक जो आते थे वो कर भी लाते थे, भेंट भी लाते थे। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राजकीय केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। तब ये देख रहे हैं कि क्या ये जो महानवमी डिब्बा है इसके आसपास इतना बड़ा था कि इस तरह के अनुष्ठान हो सकें, लेकिन विद्वान कहते हैं कि इसके आसपास इतनी जगह नहीं है कि सब लोग इकट्ठे हो सकें, इतने आदमी, औरत और जानवर, शोभा यात्रा ये सब निकल सके। जैसे आजकल होता है लाल किले पे कितनी सारी जगह पूरी रोड पे निकल जाती थी, लेकिन यहाँ इतनी जगह नहीं थी। अब देखो, आज के केंद्र में 2 चीज़ें तो बता दी, एक तो था सभा मंडप और एक था महानवमी डिब्बा। इसके अलावा क्या था? राजकीय केंद्र में स्थित अन्य, देखो यहाँ मंदिर भी थे। राजा अपना उसका पर्सनल मंदिर होता था जिसमें वो जाता था, और इसके अलावा और भी कुछ संरचनाएं मिली हैं, अभी हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस महल है। हमने दिल्ली में देखा है लोटस टेम्पल, वहाँ पे क्या है? लोटस महल। ठीक है, इसका नामकरण किसने दिया था? ये अंग्रेजी यात्रियों ने किया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि भवन किस कार्य के लिए बना था। देखो ये आपका आ गया कमल महल, पहचान लो इसे, कमल जैसा लगता था और अंग्रेज़ों ने इसका नाम दिया था, लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कि इसको किस काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है यह है कि यह परिषदीय सदन था। मैकेंजी ने जो मानचित्र बनाया उससे लगता है कि ये क्या था? परिषदीय सदन था, जहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था, मतलब वो मीटिंग करता था राजा यहाँ पे। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। देखो बहुत सारे मंदिर जो थे वो कहाँ पे थे? धार्मिक केंद्र में थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कुछ मंदिर थे जिनके बारे में अभी आपको बताते हैं। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर, ये देखो, कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो मंदिर था उसका नाम क्या था? हजार राम मंदिर। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। खाली राजा के लिए पर्सनल मंदिर था, खाली राजा और उसका परिवार यहाँ आ सकता था। बीच के देवस्थल की मूर्तियाँ अब नहीं हैं, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियाँ सुरक्षित हैं। आपको बताया था ना कि जब इसका पतन हुआ था तो इस राज्य को बहुत अच्छी तरीके से लूटा गया था, तो मूर्तियाँ सब लुट गई हैं, लेकिन जो दीवारों पे बने हुए चित्र वगैरह हैं वो अभी तक सुरक्षित हैं। इसमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्ण रामायण के लिए गए कुछ दृश्यांश सम्मिलित हैं। तो इसकी दीवारों पे क्या बने हुए हैं? रामायण के चित्र बने हुए हैं, तो इसलिए इसको हजारा राम मंदिर कहा गया है। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इसमें कई भवन आज भी अस्तित्व में हैं। इससे पहले ये देखो, ये क्या था? हजारा राम मंदिर की जो दीवार पे बनी हुई मूर्ति कला है ना, ये वो दिखाई गई है। और इससे ऊपर जो चित्र था ये हमारा कमल मंदिर पूरा आपको दिखाया गया है। कमल मंदिर नहीं, इसके कमल मंदिर के पास में है हाथियों का अस्तबल। ठीक है ना, कमल मंदिर तो पीछे दिख रहा है, उसके पास ये आगे बने हुए हैं हाथियों के अस्तबल। यहाँ पे हाथियों को रखा जाता होगा, और ये उनका नक्शा है हाथियों के अस्तबल का कि किस तरह का नक्शा बना हुआ था। अच्छा, आज हम इतना ही करते हैं। हमने आज क्या किया है? शाही केंद्र के बारे में पढ़ा है, राजकीय केंद्र के बारे में, कि वहाँ पे क्या क्या संरचनाएं थी। सबसे पहले तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि इससे पहले हमने राजकीय केंद्र से पहले हमने शहरी केंद्र के बारे में भी पढ़ा था, शहरी केंद्र, और उसके बाद हमने पढ़ा था राजकीय केंद्र। राजकीय केंद्र में बताया था कि 60 से ज़्यादा मंदिर थे और 30 के करीब महल थे। यहाँ पे
राजा का भवन नामक संरचना थी जिसके 2 पार्ट हैं। एक तो सभा मंडप और दूसरा महानवमी डिब्बा। सभा मंडप बताया, एक मंडप था जिसमें 2 मंच थे। नीचे वाले मंच पे बहुत सारे लकड़ी के पिलर लगे हुए थे। यहाँ पे इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता होगा ये समझ नहीं आता कि बहुत सारे पिलर्स हैं। और सीढ़ियों से ऊपर जाया जा सकता था। ऊपर जो है कपड़े का राजा के लिए बना हुआ एक कमरा भी था, और जिसमें उसका क्या रखा था, अच्छा दूसरा हमारा आ जाता है, कहाँ चला गया ये, महानवमी डिब्बा। ठीक है, महानवमी डिब्बा जो है ये आपको बताया था, इसके ऊपर लिखने के लिए आता है, नोट लिखने के लिए आता है। तो ये एक विशालकाय मंच था, 11,000 वर्ग फीट ऊंचा था, आधार था, 40 फीट ऊंचा था। और यहाँ पे क्या होता था, सितंबर अक्टूबर के महीने में जो था पर्व मनाया जाता था, उत्सव होता था। और इस उत्सव में सभी तरह के कार्यक्रम होते थे। राजा जो है वो अपनी ताकत दिखाता था, कुश्ती होती थी, मूर्ति पूजा होती थी, बलि दी जाती थी। जो नायक लोग थे वो जो है राजा को और उसके अतिथियों को क्या देते थे, उपहार देते थे। लेकिन ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे क्या इतनी जगह थी कि इस इतना बड़ा फंक्शन को किया जा सके। इसके बाद हमने पढ़ा राजकीय केंद्र में स्थित भवन, जिसमें हमने लोटस महल के बारे में पढ़ा, जहाँ पे राजा क्या करता होगा, अपनी सभाएं करता होगा। कुछ पक्का नहीं पता कि क्या करता था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपनी सभाएं करता होगा। और इसके बाद हमने हाथी के स्थल भी देखे हैं। और इसके बाद हमने राजा जिस मंदिर का इस्तेमाल करता था उसके बारे में पढ़ा, जिसको ये हजारा राम मंदिर कहते हैं। इसमें श्री रामायण से संबंधित बहुत सारे चित्र मिले हैं, मूर्तियाँ इसकी टूट चुकी हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे धार्मिक केंद्र के बारे में कि धार्मिक केंद्र कैसा था। इसमें हम कई मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।